जो एक स्पेसिफिक किस्म का क्राइम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्राइम की ऑर्गेनाइजेशन, वो रैकेट कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे मैंने गैंग के अंदर कहा कि गैंग जो होता है ना, उसका कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं होता। गैंगस्टर्स या गैंग के जो ग्रुप के लोग होते हैं, अगर उन्हें जिस तरह का क्राइम कमिट करने का मौका मिले वो उस तरह का क्राइम कमिट करते हैं। अगर उन्होंने मर्डर करना है मर्डर कर देंगे, उन्होंने चोरी करनी है चोरी कर देंगे, उन्हें जिस तरह के क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उस तरह का क्राइम कमिट करेंगे। ये गैंग होता है। लेकिन रैकेट जो है ये स्पेसिफिक एक ही तरह का क्राइम कमिट करता है। ये एक उससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन होती है क्राइम की, जैसे कि यानी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसके अंदर स्ट्रक्चर भी बाकायदा मौजूद होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ड्रग्स का रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट। अब जो ये देखिए स्पेसिफाई कर दिया ना आपने, अब जो इस तरह के सारे क्राइम कमिट करते हैं वो किस में आते हैं, वो रैकेट में आते हैं। ठीक हो गया। तो ये गैंग से बेहतर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है क्राइम की। और तीसरी जो होती है सिंडिकेट, दिस इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम। जो बड़े बड़े माफियाज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंडिकेट क्राइम। बड़े बड़े, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया जो फेमस माफिया रहा है, सिंडिकेट रहा है, दैट इज सिसिलियन माफिया, और इटालियन माफिया था ये। और एक जापान का माफिया बड़ा मशहूर है, याकुजा। ठीक है। इसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ वेस्ट के रिसर्चर ने आईएस को भी माफिया करार दिया, सिंडिकेट क्राइम। और ये आप दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक सिंडिकेट क्राइम के अंदर। एक तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी की पोजीशन पे कोई ना कोई बंदा होता है और फिर नीचे उसी तरह से टीयर पूरा एक्सिस्ट करता होता है। इसके अंदर क्राइम कमिट करने वाले को ये पता ही नहीं होता कि क्राइम कमिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया होता है, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑर्डर फ्लोट होता है और वो बंदा जाके मार देता है, उसको पता ही नहीं है कि मैं बंदे को क्यों मार रहा हूं। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है, वो एक होता है ब्रेन और एक होता है मसल। एक होता है ब्रेन और एक होता है मसल। अब ब्रेन क्या होता है, जो टॉप टियर मैनेजमेंट है, दैट इज द ब्रेन, जहां से डिसीजन लिया जाता है। और मसल्स क्या है, जो उस डिसीजन को एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं, जिसको आप फिल्मों में कहते हैं गुंडे। गुंडा कहते हैं ना, लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉमन सा हमारी सोसाइटी के अंदर, गुंडा बदमाश। ठीक है। तो जो उसका टॉप मैनेजमेंट है, टॉप टियर, वो ब्रेन है। ब्रेन से डिसीजन आता है और मसल्स उस डिसीजन को एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है। और मसल्स को ये पता ही नहीं होता कि वो ये डिसीजंस क्यों एक्सिक्यूट कर रहे हैं। सिंडिकेट क्राइम की एक और बहुत बड़ी एग्जांपल, टेररिज्म जो है, ये हमेशा सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं क्राइम की, वो कमिट करती होती हैं। टेररिज्म वैसे क्यों होता है, किसी भी मुल्क के अंदर टेररिज्म क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टेररिज्म? टेररिज्म पे इस दफा भी आपके बहुत सारे पर्चों में सवाल आना है, क्योंकि टेररिज्म इज अगेन ऑन पीक इन पाकिस्तान। सो व्हाई टेररिज्म इज देयर? टेररिज्म होता क्यों है? टेररिज्म याद रखिएगा, कहीं से भी आपसे पूछा जाए, टेररिज्म होता है टू डिस्टेबलाइज अ रियासत इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। किसी भी रियासत को सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में डिस्टेबलाइज करना हो तो वहां पे टेररिज्म करवाना शुरू कर दो, वो रियासत ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा जो है वो सेक्शन 1 जो है दैट इज कंप्लीटेड, और सेक्शन 1 इज द फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपको ये आता है तो आप समझ लें कि आपको 50% सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया। अब हम जाते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 के अंदर हम क्या क्या चीज करेंगे, ये जरा अपने पास एनालिस्ट कर ले सेक्शन 2 के टॉपिक्स।
मेजर टॉपिक्स हैं सेक्शन 2 के जो हम कवर करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की कॉजेस क्या होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, और पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 पहली दफा एस्टैब्लिश किया गया था और इस वक्त उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। फिर हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, और हम फिर ये भी देखेंगे कि अगर हमने जुवेनाइल को या क्रिमिनल्स को रिहैब करना है तो उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो कैसे की जा सकती है। सबसे पहले जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, दीज आर द टू वर्ड्स। जुवेनाइल मींस anybody under the age of 18, anybody according to the constitution of Pakistan। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहां पे वो एज, जहां पे आपका CNSE बनता है वो 17 इयर्स है, कहीं पे 16 इयर्स है, और हमारे यहां कितनी एज है 18। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बात करेंगे कि जुवेनाइल मींस एनीबॉडी अंडर द एज ऑफ 18 एंड डेलिंक्वेंसी इज deviant behavior। delinquency is deviant behavior। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाए, as per the constitution of Pakistan, anybody under the age of 18 commit an offense or crime is known as juvenile delinquency। 18 साल से कम उम्र का बच्चा जब कोई ऑफेंस या कोई क्राइम कमिट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको हम कहते होते हैं जुवेनाइल delinquency। Juvenile delinquency is a perplexing dilemma globally, not only Pakistan, क्योंकि juvenile delinquent जो होता है ये पोटेंशियल क्रिमिनल होता है। यानी एक बच्चा 15 साल 16 साल की एज के अंदर एक क्राइम कमिट कर रहा है तो 18 साल 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल की एज के अंदर उसके क्रिमिनल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को रोकने के लिए ग्लोबली बहुत काम होता आ रहा है और हो रहा है ताकि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को मिनिमाइज करके क्राइम का जो रेट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट इज अ पोटेंशियल क्रिमिनल। गॉट इट? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अच्छा, एक चीज इसके अंदर होती है प्रेडिक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के प्रेडिक्टर्स कौन से होते हैं? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रेडिक्टर्स? प्रेडिक्टर्स क्या होते हैं? आप किसी बच्चे के हालातों वाकयात को देख के ये असेस कर सके कि ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो सकता है। वो क्या होंगे? वो प्रेडिक्टर्स होंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के। बच्चे के हालातों वाकयात को देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकें कि इस बच्चे के अंदर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। प्रेडिक्टर्स तो ढेर सारे होते हैं, चंद एक प्रेडिक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एंटी सोशल बिहेवियर। नंबर 2, एबनॉर्मलनेस। नंबर 3, ब्रोकन फैमिली। नंबर 4, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। पीयर प्रेशर। डिप्रेशन। आमतौर पे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की जो टेंडेंसी होती है ना वो गरीब बच्चे के अंदर ज्यादा पाई जाती है, ये याद रखिएगा। नॉर्मली जो बच्चा पॉवर्टी का विक्टिम होगा उसके अंदर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मैंने आपको शायद एक दफा एक मिसाल दी थी
कि हैव यू एवर रियलाइज्ड कि आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, सर्दियों की शदीद सर्दी है, सुबह जनवरी के दिन है, आपकी गाड़ी की सीट के ऊपर आपके साथ जो है वो आपका बच्चा, आपका भांजा, आपका भतीजा बैठा हुआ है, उसने टाई लगाया हुआ है, उसने बाल कंघी किए हुए हैं और वो बड़ा मतलब जो है वो कॉन्फिडेंटली अच्छे साफ सुथरे कपड़े, और एक बच्चा उसी एज का, इशारे पे गाड़ी रुकती है, एक उसी एज का बच्चा आता है जिसकी एक चप्पल फटी हुई है, जर्सी स्वेटर भी फटा हुआ है, और वो ऐसे टक टक करके आपसे कहता है कि ये फूल ले लो या ये चीज मुझसे खरीद लो। कैन यू इमेजिन द फीलिंग ऑफ दैट किड? ही इज एक्चुअली द पोटेंशियल क्रिमिनल। तो पॉवर्टी जितनी ज्यादा होगी, जहां पे जुवेनाइल के डेलिंक्वेंट होने की, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नंबर 1, एंटी सोशल बिहेवियर। बच्चों का एंटी सोशल बिहेवियर कहां से आता है? अब ये देखिए, अब यहां पे जब हम बात करते हैं ना एंटी सोशल बिहेवियर, इसमें सारी क्लासेस ही आ जाती हैं। एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? बच्चे का बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होना, लोगों से, चीजों से उसको नापसंद करना और बहुत सारी चीजों से नफरत भी करना, ये एंटी सोशल बिहेवियर होता है। जिन बच्चों के अंदर इस तरह का बिहेवियर पाया जाता है, उनको शदीद किस्म की ट्रेनिंग और शदीद किस्म की नर्चरिंग की जरूरत होती है ताकि उनके अंदर से इस टेंडेंसी को कम किया जा सके, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सोशल होने के अंदर होती है। नंबर 1। नंबर 2, एबनॉर्मलनेस। व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मलनेस? प्रेडिक्टर, एंटी सोशल बिहेवियर बच्चा रखता है तो इट्स अ प्रेडिक्टर ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। एबनॉर्मलनेस, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जिनकी ग्रोथ लेट होती है, वो लेट सर ठहराते हैं, लेट बैठते हैं, लेट बोलना शुरू करते हैं, लेट चलते हैं। देखा है आपने? ये चीज बच्चों के अंदर होती है, ये एबनॉर्मलनेस है। ये उनके जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उनका इशू है। यार ये इधर रखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज, इन बच्चों के अंदर जो इस तरह का, जिनका मतलब जो है वो जिन्होंने इस चीज के विक्टिम होते हैं, वो एबनॉर्मलनेस के विक्टिम हुए। इन बच्चों के अंदर भी, क्योंकि ये आमतौर पे फ्यूचर के अंदर को बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, बहुत अच्छे पढ़ने वाले नहीं होते, क्योंकि इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है दूसरों से, जिनको हम नहीं कहते 5वीं 6ठी क्लास के अंदर स्कूल छोड़ जाते हैं जो बच्चे, ये वो एबनॉर्मल। और इन बच्चों के अंदर जो है वो टेंडेंसी होती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की। ये बड़े सख्त किस्म के होते हैं, सख्त मिजाज के भी होते हैं। ये जिन बच्चों के साथ ये इशू हो, उनको भी अच्छी नर्चरिंग की जरूरत होती है। घरों के अंदर आमतौर पे बच्चों का ये इशू होता है, उन बच्चों की नर्चरिंग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया करें। आपको पता है, एक बच्चा, 3 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे उसका लर्निंग मोड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आप उसको क्या सिखा सकते हो? ऐसी 3 सिचुएशंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, जब आपका बच्चा रात को आपसे ये कहता है कि मुझे कोई बात सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, तो आप बच्चे को इस तरह की कहानियां सुनाएं जिनके अंदर अखलाकी सबक मौजूद हो। शेर चीते की कहानियों से बाहर आ जाएं, बादशाह की कहानियों से बाहर आ जाएं। रोजाना की बेस पे आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक कहानी तो आप खुद एस्टैब्लिश कर सकते हो। थूकना पब्लिक प्लेस पे बुरी बात होती है, आप कहानी बना सकते हैं। मतलब कितने बिहेवियर्स है जिनके मुतालिक आप खुद कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करके बच्चे को सुना सकते हैं, उसकी आप अखलाकियात को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? ये चीज करें, उस वक्त बच्चे का लर्निंग मोड बहुत एक्टिव होता है। नंबर 2, दूसरी कौन सी सूरत हाल है, सिचुएशन है जहां बच्चे का लर्निंग मोड बहुत एक्टिव होता है? खाने की मेज, जब बच्चा आपके साथ बैठ के कुछ खा रहा होता है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, ठीक है, उस वक्त अच्छी गुफ्तगू करें बच्चे के साथ। नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिलोसॉफिकल डिस्कशन, लॉजिकल डिस्कशन वो किया करें, ना कि उसको ऑर्थोडॉक्स बनाने के चक्कर में जो है वो आप लगे रहा करें कि हमारा बच्चा तो बड़ा नेक बनेगा। नो, ये वो जमाना गुजर गया है नेकी वाला कि बच्चा बहुत नेक होना चाहिए। बच्चा बेहतरीन दुनियादार बने, बेहतरीन जहां दीदा
दुनियादार बने, ये आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको इंतहाई नेक बना के घर से बाहर निकलते हुए भी उसको डर लगना चाहिए। आप उसकी नर्चरिंग इस तरह से कर रहे होते हो, जबकि आपको उसकी नर्चरिंग इस तरह से करनी चाहिए कि किसी भी तरह की सिचुएशन को वो एज अ चैलेंज लेके उसको फेस कर सके। ठीक है, ये नर्चरिंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये दूसरी सिचुएशन होती है। तीसरी, बच्चा आपके साथ बाहर जाता है, वो आपसे सवाल पूछता है, व्हाट इज दिस, ये सिग्नल रेड क्यों है, ग्रीन क्यों है, ये बिल बोर्ड क्यों लगा हुआ है, ये यहां दरख्त क्यों है। उसके सारे सवालों के जवाब दो। वो उसका लर्निंग का टाइम होता है। और हम बच्चों के ऊपर लर्निंग उस वक्त इंपोज कर रहे होते हैं जब वो लर्न नहीं करना चाह रहे होते। हम उसको किताब उस वक्त पढ़ाने की कोशिश करते हैं जब वो खेलना चाह रहा होता है। टेलीविजन, मोबाइल फोन से बच्चों को दूर रखें। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये जनरेशन, जो मोबाइल जनरेशन है, जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, इसका फ्यूचर में क्या हाल होगा डिप्रेशन का। दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बीइंग अ रिसर्चर, आई एम शेयरिंग इट विद यू। मैंने आपसे कहा था, मैंने अखबार में आर्टिकल लिखा था कि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। पाकिस्तान ने भी एक जो है स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया यूज करने के लिए कुछ ना कुछ कोई अरेंजमेंट हम करते हैं कि ये यूज ना कर पाए। ये इतना भयानक किस्म का वो एक चीज निकलेगी अगले 10, 15, 20 साल के अंदर कि आप लोग दंग रह जाएंगे कि आपने क्या इनको अपने थोड़े से कंफर्ट के लिए, कि आप खुद भी, मसला पता है क्या होता है बच्चों के हवाले से। बड़ी खूबसूरत, मैंने एक दफा एक फोटो देखी कि एक फोटो थी, वो लगी हुई थी कहीं पे। एक ट्रेन के अंदर एक औरत किताब पढ़ रही होती है और साथ ही छोटा सा उसका बच्चा 3 साल का होगा, वो भी किताब खोल के बैठा होता है। तो एक औरत और उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने इसको किताब पढ़ने की आदत कैसे डाली है। उसने कहा, मैंने इससे कोई आदत नहीं डाली, मैं किताब पढ़ती हूँ, ये भी पढ़ता है। अगर मैं फोन यूज करूंगी ये भी करेगा, मैं टीवी देखूंगी ये भी टीवी देखेगा, मैं एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगी इसकी भी होगी। हमारे घर के अंदर जो है वो माहौल इस तरह का होगा, जिस तरह का माहौल होगा उस तरह का बच्चा होगा। तो बच्चों की नर्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। और ये चीज जो भी आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप बच्चे की अप्रोप्रिएट तरीके से नर्चरिंग नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर बहुत भयानक है। आपको अंदाजा ही नहीं है आपके बच्चे किधर जाएंगे। एनीवेज, ब्रोकन फैमिली है। अगर आप जेलों के अंदर विजिट करें तो यू विल कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स हु आर बिहाइंड द बार बिलोंग्स टू द ब्रोकन फैमिलीज। 3 तरह की ब्रोकन फैमिली होती है। सेपरेटेड, मियां बीवी में डिवोर्स नहीं हुआ, अलग रहते हैं, लाजमी सी बात है बच्चा किसी एक के पास होगा। नंबर 2, डिवोर्स। नंबर 3, विडो। तीनों सूरतों में सिंगल पेरेंटिंग इज वेरी डेंजरस। मतलब ये मजबूरी में होती है। इसके हालातों वाकयात क्या होते हैं बच्चे के हवाले से, बच्चे की नर्चरिंग के हवाले से, उसके अंदर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी या इंक्लाइनेशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। ब्रोकन फैमिली ये एक प्रेडिक्टर है। जिन बच्चों का बिलोंगिंग ब्रोकन फैमिली से होती है उनमें टेंडेंसी ज्यादा होती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होने की। उसके बाद अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ब्रोकन फैमिली का मतलब है 3 तरफ। सिंगल पेरेंटिंग आप कर लें कि बच्चे की परवरिश कोई एक पेरेंट करता है, मां करती है या बाप करता है। उसके अंदर बच्चे की मुकम्मल नर्चरिंग सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब दोनों, उसका मां और बाप दोनों की सपोर्ट उसको मिले, अदरवाइज वो डिप्राइव फील करता है। उसकी वो जो डेप्रीवेशन होती है ना, वो उसके अंदर एक तरह का डिप्रेशन क्रिएट करती रहती है उसके बिहेवियर के अंदर। तो लिहाजा उसके अंदर बागी होने की या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। आप में से कितने लोग जो है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के विक्टिम हैं? कोई भी विक्टिम नहीं है। विक्टिम सारे ही होते हैं, कहते हैं कि कोई नहीं है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अब्बा बाप ने हुक्म कर दिया ऐसा ही करना है, अम्मा ने हुक्म कर दिया ऐसा ही करना है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि आप कभी भी बच्चे के ऊपर कोई चीज
ऐसी अब पहली बात तो यह है कि हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने बच्चे और अपनी बीवी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। बच्चा और बीवी इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को फिर आप जिस तरह से मर्जी ट्रीट कर सकते हैं। बच्चे के ऊपर हर चीज इंपोज नहीं की जा सकती। कुछ चीजें जो जरूरी होती हैं वो इंपोज करें, कुछ चीजों के अंदर बच्चे को फ्रीडम दें। जब आप हर चीज बच्चे के ऊपर इंपोज करते हैं तो दरअसल आप बच्चे की शख्सियत को बर्बाद कर रहे होते हैं। यानी वो बंदा आप बना रहे होते हैं या तो जो बागी हो जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा, या वो फिर ऐसा होगा कि सड़क के ऊपर जाते हुए भी उसको डर लगेगा, हर वक्त वो खौफ सदा रहेगा। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के ये आउटकम्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर भी टेंडेंसी ज्यादा होती है, महरूमियां देखी होती है उन्होंने अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के अंदर। उनको अपनी मर्जी इस्तेमाल ही नहीं करने दी जा रही किसी भी चीज के अंदर। तो जब कहीं पे भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी मर्जी इस्तेमाल करने की, तो फिर उसकी इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स डेलिंक्वेंट बिहेवियर हो सकती है। एंड पीयर प्रेशर भी एक तरह का, पीयर का मतलब होता है एक जैसे क्लास फेलोस, एक तरह का वो भी होता है प्रेडिक्टर। और डिप्रेशन बच्चों के अंदर भी पाया जाता है, और डिप्रेशन का ताल्लुक आपके एनवायरनमेंट से होता है, आपकी नर्चरिंग से होता है। मियाँ माँ और बाप के रिलेशनशिप के साथ डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, किस बात के ऊपर जो है वो, मतलब किसी भी बात के ऊपर वो बच्चे के सामने कम से कम कोई अब्यूसिव लैंग्वेज या इवन लाउड भी नहीं होते। सेंसिबल पेरेंट्स जो है वो लड़ते हैं, कमरा बंद कर देंगे, बच्चे को आवाज ना जाए। डिप्रेशन, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा खौफजदा हो जाता है। एक दफा बच्चा खौफजदा हो गया तो उस चीज से उसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं। ये दीज आर द प्रेडिक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। समझे? अब आपसे को पूछे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, यू विल सिंपली से एनीबॉडी अंडर द एज ऑफ 18 कमिट एन ऑफेंस इज नोन एज juvenile delinquency. What are the predictors of juvenile delinquency? There are a lot of predictors of juvenile delinquency through which we can predict the delinquent behavior or the criminal behavior or the juvenile delinquency. For example, antisocial behavior, abnormalness, broken family, authoritarian parenting, peer pressure, depression, etc., etc. So these are the predictors. अब आते हैं एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेपिटेशन के साथ पेपर में आता है, वो है कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अच्छा, ये जो प्रेडिक्टर है ना, ये आपने ज़हन में रखने हैं, कॉजेस भी यही बन जाएंगे। इनको हम कॉजेस के अंदर भी कन्वर्ट कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ जब आपसे पूछा जाता है कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, तो आपने दो तरह की कॉजेज लिखनी है। थेरेटिकल कॉजेज, कितनी तरह की कॉजेज हो गई? एक हो गई थेरेटिकल कॉजेज, एक हो गई जेनेरिक कॉजेज। के अंदर आप ये सारी कॉजेज डाल देंगे, और भी आ सकती है। थेरेटिकल कॉजेज इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट स्कोर 18/20, 17/20, 16/20, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 प्लस अगर आपने स्कोर लेना है तो यू विल हैव टू अप्लाई द थेरीज, ठीक है। अब थेरीज कैसे अप्लाई होंगी? जो थेरीज आपने पढ़ी हैं वही अप्लाई करनी है। आप हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल कॉजेस, ये थेरेटिकल कॉजेस के अंदर हम डाल रहे हैं। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, वो कौन कौन से हो सकते हैं? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, या डिफरेंशियल एसोसिएशन, और लेबलिंग थ्योरी। अच्छा, यहां पे
इन थेरीज को आपने उतना एक्सप्लेन नहीं करना जितना आपने पहले सेक्शन के अंदर किया है। यहां पे आपने जस्ट एक पैराग्राफ लिखना है एक थ्योरी के ऊपर, और उसमें हेडिंग देने की भी जरूरत नहीं है। आपने कहा सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये इनको आपने इसी तरह एनालिस्ट कर दिया। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करना है। आपने पढ़ा कि somebody is socially disorganized, he has more tilt or tendency towards committing crime, वही चीज आपने अप्लाई कर देनी है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सोशल कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग, अकॉर्डिंग टू लेबलिंग, हर एक के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है। ये कौन से फैक्टर्स हुए? सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स आ गए जी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव, पर्सनालिटी ट्रेट, ये तीन अप्लाई कर दीजिएगा। साइकोडायनामिक का सिर्फ एक एस्पेक्ट आपने अप्लाई करना है, व्हेन द एंड वुड बी ओवर डेवलप, क्योंकि बच्चा सुपर ईगो पे होता ही नहीं है। व्हेन द एंड वुड बी ओवर डेवलप, जरूरत हाथ से बढ़ेगी तो वो क्राइम की तरफ जा सकता है। एंड कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न, जिसमें उसकी लर्निंग, उसका माहौल, सारा कुछ शामिल होता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो बचपन से 3 साल 2 साल से उसके स्टैब्लिश हो रहे हैं, एग्रेशन है, वायलेंस है, ये सारे ट्रेट्स अगर उसकी पर्सनालिटी के अंदर है तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होने की, उसकी वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की कॉज बन सकते हैं। एंड देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें लोम्ब्रोसो नहीं आएगा, शेल्डन बॉडी टाइप नहीं आएगी, क्योंकि वो 18 साल के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। इसके अंदर आएगा जेनेटिक थ्योरी, और न्यूरोक्रिमिनोलॉजी, जो मैं आपको एबनॉर्मलनेस के अंदर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो ये 2 थ्योरीज आपने ये अप्लाई कर देनी है। तो अब कितनी थ्योरीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब आप 11 थ्योरीज के साथ उसको जवाब देंगे कि बच्चा क्राइम कमिट क्यों करता है, थ्योरेटिकली 11 थ्योरीज आप अप्लाई करेंगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इसकी साउंड ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर। फिर आप लिखें जेनेरिक कॉजेस, उसमें लिखें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एंटी सोशल बिहेवियर, एबनॉर्मलनेस, ब्रोकन फैमिली, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ये सारी चीजें फिर उसकी कॉज के अंदर शामिल कर दे प्रेडिक्टर्स की। इन पे भी एक एक पैराग्राफ लिखें। आपने स्पेस ही नहीं छोड़ी एग्जामिनर के लिए कि वो आपका नंबर काटे। दिस इज द वे, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन सेक्शन 2। और ये आपको ऑलरेडी आता है, ये थ्योरीज आपको ऑलरेडी आती है, जस्ट यू नीड टू अप्लाई। वहां हमने क्रिमिनल्स पे अप्लाई की थी जब हमने इनको सीखा था, और यहां पे हमने इसको जुवेनाइल पे अप्लाई कर देना। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आई वॉन्ट टू हैव अ ब्रेक। कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं।